हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि त्रिपुरा की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा सी ऑप्शन, असम एवं मिजोरम। त्रिपुरा की सीमा भारत के दो राज्यों असम एवं मिजोरम से लगती हैं। त्रिपुरा की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा के उत्तर पश्चिम दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश की सीमा है। त्रिपुरा के उत्तर पूर्व में सीमा असम एवं मिजोरम से लगती है। असम राज्य की सीमा जो है सेवन सिस्टर्स स्टेट के अन्य 6 राज्यों एवं पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश एवं भूटान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती हैं। तो 32 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के 8 राज्यों से जो है गुजरती हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। 33 का होगा सी, गुजरात। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। गुजरात के तट रेखा की लंबाई लगभग 1214 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। भारत का तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। विश्व का सबसे लंबी समुद्र तट रेखा कनाडा देश का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में निम्न से कौन है। तो 34 का होगा सी ऑप्शन, यानी लिटिल अंडमान। तो देखिए, अंडमान द्वीप समूह के मुख्य 4 भाग उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमानों में सबसे दक्षिण में लिटिल अंडमान है। फिर है कि 10 डिग्री और उत्तरी अक्षांश जो है 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सी परियोजना सोन नदी पर स्थित है। तो 35 का होगा सी ऑप्शन, यानी बाणसागर परियोजना। ठीक है। तो बाणसागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना से संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर। उसके बाद देखिए, गांधी सागर परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश है। जवाहरलाल सागर परियोजना भी चंबल नदी पर स्थित है। और है कि जवाहर सागर परियोजना से संबंधित राज्य राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत की, क्वेश्चन नंबर जो है 36 को, अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर पहले 36 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर निम्न में कौन सी जलवायु पाई जाती है। 36 का होगा बी ऑप्शन, एएस। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एस प्रकार की जलवायु में से तात्पर्य शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु से हैं। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और उसके बाद है कि कोपेन के AMW प्रकार की जलवायु का तात्पर्य लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून जलवायु से है। इस प्रकार की जलवायु की उपस्थिति गोवा के दक्षिण में पश्चिम तट पर है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि कोपेन के AW प्रकार की जलवायु का तात्पर्य उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु से है। इस प्रकार की जलवायु की उपस्थिति भारत में कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतम भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है कहाँ की गई थी। तो 37 का होगा बी ऑप्शन, यानी दार्जिलिंग में। तो भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग के जो है दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में 1897 में की गई थी। ठीक है।
उसके बाद देखिए, यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र था। ठीक है, और भारत का द्वितीय जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1902 ईस्वी में शिवसमुद्रम में की गई। लोकटक जल विद्युत केंद्र मणिपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट कहता है, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से जो है हुई थी? तो 38 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए कि इसका जो राइट आंसर होगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के संयोग से जो है वर्ष 1959 ईस्वी में ओडिशा के शंख एवं कोयल नदियों के संगम पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 ईस्वी में ओडिशा के शंख एवं कोयल नदियों के संगम पर की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। बोकारो लौह इस्पात की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? 39 का होगा बी, ओडिशा। पाराद्वीप बंदरगाह ओडिशा राज्य के तट पर अवस्थित है। पाराद्वीप बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। पाराद्वीप बंदरगाह पूर्वी तट पर गहरा एवं लेगून सदृश बंदरगाह है। पाराद्वीप बंदरगाह ओडिशा राज्य के जगत सिंहपुर जिला में पड़ता है। यह बंदरगाह महानदी एवं बंगाल की खाड़ी के संगम क्षेत्र में स्थित है। यह बंदरगाह जो है हल्दिया बंदरगाह एवं विशाखापत्तनम बंदरगाह के बीच में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था? तो 40 का होगा बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज़ एक उर्दू पत्र था जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू कराया गया था। कौमी आवाज़ पत्र का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1937 में किया गया था। नेक्स्ट है कि जनगण मन पहली बार निम्न में से किस अवसर पर गाया गया था? 41 का होगा सी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911। जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 के अवसर पर गाया गया था। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जो है विशन नारायण था। जनगण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर रचित हैं। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर की गीत भारत भाग्यो विधाता से ली गई हैं। जनगण मन पहली बार जो है 1905 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में जो है प्रकाशित किया गया। जनगण मन को पहली बार सार्वजनिक रूप से दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अधिकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में हुआ था। 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 तक चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम इंडियन सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड अधिकारी थे। दादा भाई नौरोजी 1896, 1893, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में, 1893 का लाहौर एवं 1906 का जो है कलकत्ता में हुआ था। 1990 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए ऑप्शन,
M.N. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय थे। M.N. रॉय का बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। M.N. रॉय अपने स्कूली शिक्षा के दौरान ही क्रांतिकारी आंदोलन ही से जुड़ गए थे। M.N. रॉय जो है पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया चले गए, जावा सुमात्रा से अमेरिका चले गए। अमेरिका में M.N. रॉय मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ गए। M.N. रॉय ने मेक्सिको की क्रांति में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेक्सिको की क्रांति एवं में इनके योगदान ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। M.N. रॉय के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें जो है वर्ष 1920 में मॉस्को में जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थर्ड इंटरनेशनल में आमंत्रित किया गया और इन्हें अध्यक्ष मंडल में स्थान दिया गया। 1921 में M.N. रॉय को मॉस्को के प्राच्य विश्वविद्यालय में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1921 से 1928 ईस्वी के दौरान M.N. रॉय ने जो है कई पत्रों का संपादन किया, जिनमें वानगार्ड और मासेस मुख्य थे। 1931 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने M.N. रॉय को गिरफ्तार किया और 6 वर्ष की कैद की सज़ा मिली। नवंबर 1936 में उन्हें जेल से मुक्त किया गया। फिर है कि जेल से निकलने के बाद कांग्रेस की नीतियों से जो है M.N. रॉय का मतभेद रहा और उन्होंने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। सक्रिय राजनीति से दूर होकर वे देहरादून में रहने लगे, जहां 25 जनवरी 1954 की उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 44 की जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? सी ऑप्शन सर शंकर नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इस कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कांड की जांच के लिए मनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जो है जांच आयोग गठित किया। सर जी शंकर आयर एक प्रसिद्ध एडवोकेट एवं कांग्रेस के जाने माने नेता थे। सर जी शंकर नायर कांग्रेस के 1897 के अमरावती अधिवेशन के अध्यक्ष थे। शंकर नायर 1906 से 1908 ईस्वी तक मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल रहे। शंकर नायर को 1915 में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य जो है बनाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। शंकर नायर की मृत्यु 1934 में हुई। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, कहता है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 45 का होगा ए सचिंद्र नाथ सान्याल। तो वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा की गई थी। बाबाजी ठाकुर दास ने 1906 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी नामक एक संगठन शुरू किया। बाबाजी ठाकुर दास ने पटना से दी मदरलैंड नामक पत्रिका भी शुरू किया। उसके बाद है कि मनीन्द्र नारायण राय क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ के संस्थापक सदस्य थे। दी मदरलैंड समाचार पत्र मजहरुल हक द्वारा 1921 में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे? 46 का होगा ए फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे। गया जिला के कुर्था थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल शहीद हो गए थे। फिर देखिए नेक्स्ट है कि इस आंदोलन के दौरान सारण में जो है जगत लाल चौधरी द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया। इस आंदोलन के दौरान कटिहार थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में ध्रुव कुमार पुलिस गोली से शहीद हो गए। इस आंदोलन के दौरान जो है डुमराव में झंडा फहराने के क्रम में कपिल मुनि शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार के स्वतंत्र सेनानी अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री हुए थे।
श्री कृष्ण सिंह बिहार के द्वितीय प्रीमियर प्रधानमंत्री एवं जो है प्रथम मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 तथा 1977 से 79 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में जो है तो ई ऑप्शन। तो देखिए कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित अनुसूची है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं अनुसूची 1985 में और 11वीं अनुसूची 1992 में तथा 12वीं अनुसूची 1992 में संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए 49 का राइट आंसर होने वाला सी ऑप्शन भाग 17। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में है। भाग 17 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। भाग 17 का विस्तार अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें कि वर्ष 2020 से 21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से बिहार के 38 जिलों में सबसे समृद्ध जिला में के रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर कौन जिला है। 50 का ए बेगूसराय। वर्ष 2020 से 21 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से बिहार के 38 जिलों में सबसे समृद्ध जिला के रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर बेगूसराय जिला है। इस आधार पर सबसे समृद्ध जो है 3 जिलों में है। प्रथम स्थान पर पटना, द्वितीय स्थान पर बेगूसराय एवं तृतीय स्थान पर मुंगेर है। इस आधार पर सबसे जो है गरीब 3 जिलों में अंतिम से ऊपर के क्रम में जो है शिवहर, अररिया एवं सीतामढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 51। क्वेश्चन नंबर 51 मैथ है कि 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, 3 के पावर 6, 5 के पावर 5, 7 के स्क्वायर का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो है लॉसो निकालेंगे तो एलसीएम जो हो जाएगा, देखिए इसमें सबसे जो है 2 के पावर कितना है 4 है, ठीक है, और इसमें 2 के पावर 2 है तो मैक्सिमम वाला लेंगे यानी 2 के पावर 4 लेंगे। फिर इनटू देखिए यहाँ पे 3 के पावर जो है 4 है लेकिन यहाँ पे 3 के पावर 6 है तो 3 के पावर 6 वाला लेंगे मैक्सिमम वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 के पावर 3 है, यहाँ पे 5 के पावर 5 है तो 5 के पावर 5 लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 7 के पावर जो है 7 के पावर जो है 0 है, नहीं है मतलब इसमें देखिए 7 के पावर कितना है 2 है तो 7 के पावर 2 लेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि कूट भाषा में FATE को जो है इस तरह से लिखा जाता है तो LEAN को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए यानी F जो है F को क्या लिखा गया है, F को लिखा गया है 6, A को लिखा गया है 1, T को लिखा गया है 20, E को लिखा गया है 5। तो L को क्या लिखा जाएगा, L 12 पे आता है तो 12, E किस पे आता है 5 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे। तो 12, 5, 1, 14, 12, 5, 1, 14 यानी बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 53, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि यदि 5A माइनस 2B को 0 लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद है 4B माइनस 5C को भी 0 लिखा जाता है। तो देखिए 5 और 5 इसको यदि हम A बाई B के तौर पर देखें तो देखिए A बाई B यदि देखें A बाई B तो क्या होगा 2/5 होगा, ठीक। क्या होगा 2/5, ठीक। इसको यदि B बाई C कर दे B बाई C तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5/4 यानी ये समझिए कि 5A बराबर होगा 2B, 5A बराबर 2B, इधर होगा 4B बराबर 5C, क्या होगा 5C। तो यहाँ से C बाई A का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे देखिए C बाई A
सी रेशियो ए निकालेंगे कैसे, तो पहले लेंगे सी बट्टा में ए, यानी सी बाई ए बराबर क्या होगा, तो सी बाई बी अगुने सी बाई बी अगुने बी बाई ए। ठीक है, सी रेशियो ए कब निकलेगा, जब सी बाई बी गुने बी बाई ए करेंगे, ताकि बी से बी कट जाएगा। तो देखिए सी बाई बी कितना है, सी बाई बी तो 4/5, बी बाई सी है 5/4, उसको उल्टा कर देंगे। फिर बी बाई ए होगा 5/2, चूँकि ए बाई बी है 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कितना होगा 2/1, 2/1, 2:1, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एस और ए की जो है वर्तमान आयु जो है कितना है, 5:4 है। ठीक, फिर कहता है इसलिए 3 साल बाद जो है इनके आयु का अनुपात, 3 साल बाद इनका रेशियो हो जाता है 11 और 9। 5 और 11 में 6 का अंतर है, 4 और 9 में देखिए 5 का अंतर है। तो क्या करेंगे, पहले 11 और 9 के अंतर, 11 और 9 में कितना का अंतर है, 2, तो ऊपर वाले को 2 से गुना कर दीजिए। 5 और 4 में 1 का अंतर है, इसको 1 से गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ठीक, और 11 और 9 को 1 से करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब देखिए 10 और 11 में 1 का अंतर, 8 और 9 में 1 का अंतर, यानी 1 यूनिट 3 के बराबर है। तो हमको कह रहा है, तो कहता कि वर्षों में जो है, वर्षों में एस की वर्तमान आयु, एस की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे देखिए एस का जो है कितना है 10, एस या एस का उम्र जो है वर्तमान में कितना है 10, तो 10 यूनिट का मान निकाल लीजिए, कितना होगा 10 गुने 3, यानी 30 वर्ष, ए ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 55। कहता है कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों में 80% वोट वैध थे। ठीक है, विजेता को वैध जो है वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को इतना मिला तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या, तो देखिए विजेता को जो है, तो यहाँ पे डाले गए वोट कितना है 90%। इसमें से जो है आपको 80% वैध है, 80% वैध है। ठीक है, 80% जो है वैध मत है, 80% क्या है, वैध मत। तो ये निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा आपको, 72। ठीक है, 72%। ठीक है, 72% निकाल लीजिएगा, तो 72% निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए तो विजेता को प्राप्त वोट, तो विजेता को कितना वोट पड़ा, तो विजेता को जो मिला ये 72% गुने 60%। ठीक है, 72 वैध मतों का कितना 60%, तो 72% गुने 60%, यानी ये आपको कितना हो गया, तो 72% गुने 60%, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 43.2%, सॉरी 43.2%। ठीक है, 43.2%। अब प्रश्न से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 43.2% का मान दे दिया गया है कितना, 64,800। ठीक, 64,800, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कितना 100% का मान, तो 100% का मान कितना होगा, तो 64,860। देखिए 64,800 बट्टा में 43.2 गुना में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150,000। ठीक है, 150,000 यानी ए ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% के छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य इतना था तो उसने टीवी को किस सेट पर खरीदा। तो देखिए 25% और 15%, तो ये होगा 25 + 15 - 25 गुने 15/100। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये होगा 36.25%। ठीक है, 36.25%। अब टीवी का बिक्री मूल्य, तो ये हो जाएगा 12,000 और इंटू 100 - 36.25, बट्टा में कितना होगा, बट्टा में हो जाएगा 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, यानी ये कितना होगा, तो 7,650, 7,000 कितना होगा 650, यानी बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक, ये जो है कितना 8 दिनों में। फिर है कि बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 8 घंटे कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो यहाँ पे देख लीजिए, ए जो है 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में करता है, तो 8 पंचे 40, ठीक है। तो ए जो है, तो ए अकेला कार्य करता है कितना, 5 गुने 8 यानी 40 घंटा, ठीक, 40 घंटा में। और बी का कार्य देखिए, तो बी करता है 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में, तो कितना होगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, एक जो है 40 और बी जो है 60। तो देखिए ये निकल जाएगा, ए और ए जोड़ बी यानी मिलकर कार्य पूरा करेंगे, तो 40 गुने 60 बट्टा में 40 प्लस 60, ठीक है, 40 प्लस 60 यानी होगा ये 24 घंटा में, ठीक। तो ए और बी मिलकर 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके समाप्त करेंगे, तो ये हो जाएगा 24/8 यानी कट के कितना, 3 दिन में। तो कितना दिन में काम करे ख़त्म करेगा, 3 दिन में, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। कितने दिन में, तो 3 दिन में। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पे है 41, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 100, तो कहता है 7 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर बराबर 85 दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यानी 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 41, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़ के कितना बनाया गया 41। तो इसी प्रकार 7 का स्क्वायर होगा 49 और ये क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर होगा, ये प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर कितना है 85, कितना है 85। तो इधर जो है 85 में से आप क्या कीजिए 49 घटा लीजिए, 85 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 6, यानी ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, तो डी ऑप्शन। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि से और जल के तापमान में वृद्धि से जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प या गैस में परिवर्तित होती है वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है तापमान, वायु का सूखापन, वायु का वेग। जल में साधारण नमक मिलाने से जल का गलनांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह फर्स्ट ए के समान आवर्त से संबंधित है, सी ऑप्शन, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम तत्व समूह 1A के समान आवर्त से संबंधित है। समूह 1A के तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सीजियम, ये सब है। उसके बाद है कि समूह फर्स्ट ए के तत्व की प्रकृति मुलायम होती है। समूह 2 के तत्व है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरिलियम, ये सब। उसके बाद है समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भोजन में खाली स्थान की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ए ऑप्शन स्टार्च। तो देखिए भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन पानी में घुलनशील है। पोटेशियम आयोडाइड के जलीय घोल में शामिल आयोडीन स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया कर बैंगनी काले रंग का उत्पादन करता है। आयोडीन परीक्षण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का भी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि जो बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होता है, 62 का बी ऑप्शन, यानी वस्तु कभी नहीं रुक सकती। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो वस्तु कभी नहीं रुक सकती। घर्षण बल आरोपित बल की दिशा के विपरीत कार्य करती है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल अभिलंब बल का समानुपाती होता है। घर्षण बल केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल की उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है, बी ऑप्शन, स्वेज नहर। एशिया और अफ्रीका को पृथक करने वाला नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने 1956 ईस्वी में किया। मिस्र के राष्ट्रपति हैं। स्वेज नहर का जो है निर्माण कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर जो है
फर्डिनेंड द लेसेप्स को सौंपा गया था। स्वेज नहर का जो है 1869 ईस्वी में निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस नहर की अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम जो है 60 मीटर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, खाली स्थान एक बहुकोशिकीय जीव है, ए ऑप्शन। तो देखिए कि एंगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कोशिका कहा जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाएं दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, ये सरल रचना वाली कोशिका होती हैं जैसे जीवाणु कोशिका। दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक, ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। एक कोशिकीय जीव एकल कोशिका और इन ट्रांससेल्युलर घटकों जैसे न्यूक्लियस से बने होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 65 है कि 65 नंबर है कि हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? 65 का सी ऑप्शन, फ्लोराइड। तो हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में फ्लोराइड तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है, फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 की कहता है कि द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड का ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन खाली स्थान से संबंधित है। 66 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? तो ए ऑप्शन यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो देखिए द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित। उत्प्लावन बल वस्तु का भार घटा देता है। उत्प्लावन बल बराबर होता है द्रव का घनत्व गुने वस्तु का विस्थापित, ठीक है, द्रव का आयतन गुने गुरुत्वीय त्वरण। देखिए द्रव में दाब से संबंधित नियम पास्कल ने दिया था। पास्कल के नियम का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार किसी असंपीड्य और जो है अश्यान द्रव के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा का मान स्थिर रहता है। नेक्स्ट कहता किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? 67 का सी, आर दिनेश को वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय जो है उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी पद से इस्तीफा दिए हैं। दीपक गुप्ता ने अंतरिम कार्यकारिणी कार्यभार संभाले। आदित्य मित्तल आर्सेलर मित्तल स्टील कंपनी के सीईओ और चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 की यदि बात करें 68 है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी ऑप्शन, अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश बने हैं। अमरेंदु प्रकाश बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ है। नेक्स्ट है कि 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? सी ऑप्शन, दी एलिफेंट वही पर्स। तो देखिए 95वें अकादमी पुरस्कारों में भारतीय फिल्म दी एलिफेंट वही पर्स ने सर्वश्रेष्ठ यानी वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है। 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में एस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है तथा भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट वहीपर्स ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 लास्ट है कि नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सहित मध्य प्रदेश में कितने बाघ जो अभयारण्य हो गए हैं? तो सी ऑप्शन 7। तो मध्य प्रदेश में कुल 7 बाघ अभयारण्य हो गए हैं। मध्य प्रदेश में निम्न 7 बाघ अभयारण्य है: कान्हा बाघ अभयारण्य, पन्ना बाघ अभयारण्य, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, सतपुरा बाघ अभयारण्य, पेंच बाघ अभयारण्य, संजय बाघ अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती, ठीक है, बाघ अभयारण्य,
54वां टाइगर रिजर्व जो है। और वर्तमान में जो है नवंबर 2023 में भारत में कुल जो है 54 टाइगर रिजर्व हुए हैं। नवंबर 2023 में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। यदि इसके अलावा भी आप जो है प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो ये आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।